क्या नेतन्याहू ने ट्रंप की कोशिशों पर पानी फेर दिया? ट्रंप जो छवि दुनिया के सामने बनाने के प्रयास में थे, उसे ईरान युद्ध में अमेरिका को शामिल करवाकर ख़त्म कर दिया। 22 साल पहले इजराइल की ओर से एक देश के चीफ को निपटाने के लिए थ्योरी बनाई गई थी। क्या उसी तरह की थ्योरी के आधार पर 2026 में इजराइल ने खामनेई को ख़त्म करने के लिए ट्रंप को कन्वेंस कर लिया? ट्रंप ने क्या ठीक उसी तरह का फैसला लिया जैसा कि 22 साल पहले अमेरिका के उस राष्ट्रपति ने लिया था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रॉबर्ट बना दिया। कहने को तो डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति कहते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो फिर से इजराइल के झांसे में आ गए। ट्रंप ने इतिहास में अपने पूर्व के राष्ट्रपति से सीख नहीं ली और अब वही गलती दोहरा रहे हैं। वरना सोचिए, सब कुछ ठीक चल रहा था, बातचीत ट्रैक पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल चाहता ही नहीं था कि अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई समझौता हो। दोस्तों, 28 फरवरी की सुबह ईरान पर एक साल से भी कम समय में दूसरी बार इजराइल की ओर से हमला हुआ। पिछले 2.5 दशकों में ये कम से कम तीसरी बार था जब अमेरिका को पश्चिम एशिया में झड़प में शामिल होने के लिए उकसाया गया। शायद इजराइल के उकसाने पर अमेरिका ईरान से टकराया है। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमला इस दावे पर आधारित था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हालांकि हमले के बाद ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वॉशिंगटन डीसी के कई अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इजराइल ने अमेरिका को इराक पर हमला करने के लिए एक झूठी थ्योरी उस वक्त गढ़ी थी, जबकि इजरायली इंटेलिजेंस के ज़्यादातर लोगों को पता था कि इराक के पास अब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इकट्ठा करने की क्षमता है ही नहीं। और अब ईरान में मिलिट्री हमला तब हुआ जब इस हफ्ते की शुरुआत में जिनेवा में ख़त्म हुई हाई स्टेक न्यूक्लियर बातचीत में यूएस और ईरानी अधिकारियों की तरफ से पॉजिटिव चल रहा था। ओमान के विदेश मंत्री, जो दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट में ईरान ने ये वादा करने की इच्छा जताई थी कि उसके पास ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होगा जिसका इस्तेमाल बम बनाने में किया जा सके। ये कुछ ऐसा था जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय हुई पुरानी डील में नहीं था, और ये ईरानी पक्ष की तरफ से एक अलग और नई पहल थी। इससे ईरान के खिलाफ एनरिचमेंट की दलील सच में कम जरूरी हो गई, क्योंकि अब जीरो स्टॉक पाइलिंग की बातचीत हो रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस कामयाबी का एक हिस्सा ये था कि ईरान एनरिच्ड मटेरियल के अपने मौजूदा स्टॉक को छोड़ देगा, जिसे एनरिचमेंट से कम किया जाएगा और प्रतिबंधित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ईरान के पास जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है, उसे कम स्तर तक लाया जाएगा और उसे ऐसे ईंधन में बदला जाएगा जिसे दोबारा हथियार बनाने के लिए काम में इस्तेमाल नहीं किया जाए। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि तेहरान में जांचकर्ताओं को भी अपनी न्यूक्लियर साइट्स देखने देगा, जिसमें शायद अमेरिका भी शामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिक्कत की बात यह थी कि ईरान को बड़े बैन में राहत देने का मतलब ये हो सकता था कि वो पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने 2003 में इराक पर हमले के बाद से वेस्ट एशिया में सबसे बड़ी यूएस मिलिट्री तैयारी का ऑर्डर दिया था, जबकि ईरान ने हमले का जवाब ताकत से देने की कसम खाई थी। ट्रंप ही वो थे जिन्होंने ओबामा के समय में हुई डील को रद्द कर दिया था, और लगभग एक दशक बाद लगभग वैसी ही किसी चीज पर वापस जाना एक तरीके की हार मानी जाती। पिछले 2 दशकों से यूएस और इजराइल ने ईरान पर चुपके से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, जिसे तेहरान ने बार बार मना किया। ईरान ने कहा कि उसका प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण मकसदों के लिए है। हालांकि वो अकेला ऐसा देश है जिसके पास वेपन ग्रेड लेवल के एनरिच्ड
यूरेनियम का स्टॉक है। बीबीसी के हवाले से ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि उसकी बातचीत करने वालों ने जोर दिया कि तेहरान को शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी का अधिकार है और उन्होंने ईरानी इलाके में यूरेनियम का एनरिचमेंट पूरी तरह से रोकने और देश से लगभग 400 केजी एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को बाहर भेजने की यूएस की मांगों को खारिज कर दिया। लेकिन माना जा रहा है कि ईरानियों ने हाल की बातचीत में रियायतें दी हैं, जैसे कि ओमान के विदेश मंत्री ने कहा भी है। हालांकि ये प्रस्ताव पब्लिक नहीं किया गया। रिपोर्ट किए गए ऑप्शन में से एक ये था कि ईरान को 3 से 5 साल के सस्पेंशन के बाद इंटरनेशनल मॉनिटरिंग में कम से कम लेवल पर यूरेनियम एनरिच करने की इजाज़त दी जाए। डील के बदले में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने ईरानी टेलीविज़न को बताया कि बातचीत करने वालों ने उन बैन को हटाने की मांग की जिन्होंने ईरान की इकोनॉमी को कमज़ोर कर दिया। ईरान ने पहले देश के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की लिमिट पर चर्चा करने और इस इलाके में अपने प्रॉक्सी, जिसमें गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हुती शामिल हैं, उसको सपोर्ट खत्म करने से मना कर दिया था। अमेरिकी सरकार ईरान को आतंकवाद का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर मानती है, जो हर साल टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर $1 बिलियन से ज़्यादा खर्च करता है। न्यूयॉर्क के थिंक टैंक के मुताबिक ईरान कम से कम 1957 से न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें उसे अलग अलग लेवल पर सफलता मिली है। इराक के साथ युद्ध के दौरान ईरान ने 1980 के दशक के आखिर में अपनी सुरक्षा पक्की करने के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाने का फैसला किया। नतीजन ईरान ने 1990 के दशक में प्रोग्राम की रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए चीन और रूस के साथ एग्रीमेंट किए। 2002 की शुरुआत में ईरान की अलग अलग ग्रुप से बनी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिडेंस ऑफ ईरान ने 2 ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के होने का खुलासा किया, जो शायद IAEA से छिपी हुई थी। 2003 तक डिप्लोमेट्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए जोरदार कोशिशें शुरू कर दी। ईरान मान गया और उसने सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अपने सेंट्रीफ्यूज रखने पर जोर दिया, लेकिन इससे IAEA को ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग के अपने वादे को पूरा नहीं किया और सीक्रेट एक्टिविटीज़ जारी रखी, जिसके कारण जून 2004 में IAEA ने इसे फटकार लगाई और सितंबर 2005 में इसे नॉन कंप्लायंस पाया, जिससे भविष्य में इसे यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के पास भेजने का रास्ता साफ हो गया। साल 2006 में UNSC ने रेजोल्यूशन 1696 अपनाया, जो ईरान के लिए अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकने की पहली कानूनी मांग थी। अगले कुछ सालों में UNSC ने कई रेजोल्यूशंस अपनाए, जिसमें ईरान पर उसके एनरिचमेंट से जुड़ी गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहने पर बहुत ज़्यादा आर्थिक पाबंदियां लगाई गईं। EFR रिपोर्ट में बताया गया कि 2011 और 2015 के बीच इंटरनेशनल पाबंदियों के बढ़ते असर से ईरान की इकनॉमी 20% तक सिकुड़ गई और बेरोजगारी 20% तक बढ़ गई। साल 2013 में हसन रूहानी, जो एक नरमपंथी थे, उन्होंने ईरान का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता और पाबंदियां हटाने और इकनॉमी को ठीक करने के वादे पर कैंपेन किया। अगले 2 वर्षों में अमेरिका ने द्विपक्षीय वार्ता के कई दौर आयोजित किए और ईरान के नए नेतृत्व के साथ बातचीत में अन्य P5+1 गठबंधन सदस्यों चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूनाइटेड किंगडम का नेतृत्व किया। ये प्रयास संयुक्त व्यापक कार्य योजना को अपनाने के साथ समाप्त हुए, जिसकी अगुवाई राष्ट्रपति ओबामा ने 2015 में की थी। एक बार प्रमुख दलों ने समझौते पर साइन किए तो UNSC ने प्रतिबंधों से राहत का मार्ग आसान कर दिया। UN प्रस्ताव 2231 को मंजूरी दे दी गई, क्योंकि JCPOA केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को संबोधित करता था, न कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को। इसलिए पहले ट्रंप प्रशासन ने
अधिक व्यापक सौदे की तलाश करने का वादा करते हुए अमेरिका को समझौते से दूर कर दिया। जिनेवा में हुई ताजा बातचीत में दोनों पक्षों ने ईरान को नए वादे करने के लिए फिर से बातचीत करने की कोशिश की, जिसमें शायद नई तरक्की हुई थी। इससे पहले कि यूएस और इजराइल ने ईरान पर ये नए हमले किए, तो 22 साल पहले जिस तरह से इजराइल ने अमेरिका को इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का डर दिखाकर हमला करवाया था, ठीक उसी तरह अब परमाणु बम का डर राष्ट्रपति ट्रंप को दिखाकर अमेरिका को ईरान से युद्ध में घसीट लिया। तभी तो नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कह रहे हैं। लेकिन अमेरिका को ये समझना चाहिए, ईरान इराक नहीं है। ईरान की ताकत इराक से कई ज्यादा है। ईरान के साथ रूस और चीन है। इस युद्ध में कहीं रूस और चीन अगर कूद पड़े फिर अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।